स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। ये है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। जो हमारे हार्ट अटैक के जो मैनेजमेंट हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस की, इस पार्ट 2 वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। अब देखते हैं कि जो एमआई होती है, मतलब हार्ट अटैक होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं उसको, किन किन तरीकों से। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयों से कैसे ट्रीट करते हैं हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। ठीक है, सबसे पहला है हमारा थ्रोम्बोलिटिक्स। कौन सा है? थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बो प्लस लिटिक्स क्या है? थ्रोम्बो प्लस लिटिक्स मतलब जो थ्रोम्बस बना था उसका लाइसिस करे, मतलब उस थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं दवाइयां, उनको कहते हैं हम थ्रोम्बोलिटिक्स। तो इसमें कौन सी दवाई है? स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। दो दवाइयां होती हैं हमारी, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। होती इसके अलावा और भी हैं, यहां पर लिखी हमने दो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, तो क्या है, जो थ्रोम्बोलिटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं? थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करती हैं और जो ब्लड है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था उसको हटाती हैं, ब्लड फ्लो हो सके फिर से। ठीक है, और ये जो दवाई होती है बहुत रिस्की दवाई होती है, इसमें ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर पेशेंट बचने वाला नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को हम थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं और सिर्फ एक बार दी जाती है पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक्स। उसके बाद है हमारी एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स ऐसी दवाइयां जो क्या कर रही हैं, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं। अब कहेंगे आप कि प्लेटलेट के अगेंस्ट कर रही हैं मतलब प्लेटलेट बनने से रोक रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्लेटलेट बनने से वो नहीं रोक रही है, लेकिन कर क्या रही है फिर? जो प्लेटलेट का क्या हो रहा था, एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट का कलेक्शन जो होता है, एक जगह पर प्लेटलेट इकट्ठी होती है बहुत सारी और एक में चिपकती हैं, उनका अधेरेंस होता है, जहां जो अधेरेंस होता है उस चीज को वो रोकती हैं। तो उन दवाइयों को कहते हैं हम एंटी प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट के एक साथ मिलने को, मतलब कलेक्ट होने से और उनके आपस में मिलने को वो रोक रही हैं, तो उनको हम कह रहे हैं एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट कौन सी होती है? एस्पिरिन और क्लैपिडोग्रिल। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो हम कहते हैं कि एस्पिरिन होती है। जो एस्पिरिन नाम की दवाई है जो एंटी प्लेटलेट ग्रुप में आती है, उसको हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, जो किस ग्रुप में आती है? एंटी प्लेटलेट ग्रुप में आती है। यह दर्द को भी कम करती है जो एस्पिरिन दवाई होती है, लेकिन यहाँ पर दर्द को कम करने के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी कैपिडोग्रिल। उसके बाद है एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स कौन सी दवाइयां होती हैं? अब कहेंगे एंटीकोएगुलेंट, ये तो एंटीप्लेटलेट थी जो आपस में मिल रही थी। अब एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन को जो रोक रही हैं, उनको हम कहते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, वो कौन सी होती है? हिपैरिन और वारफेरिन। हिपैरिन जो होती है वो हमारी इंजेक्शन फॉर्म में आती है और जो वारफेरिन होती है वो टैबलेट के फॉर्म में आती है, जिसको ओरली लिया जाता है। ठीक है, ये तीन तरीके की दवाइयां थी जो क्या कर रही थी, क्लॉटिंग को रोक रही थी। लेकिन अब हमें तीनों दवाइयां देने की क्यों जरूरत है? क्योंकि पेशेंट में हो सकता है आगे भी थ्रोम्बस बने, क्लॉट बन जाए, उसलिए क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम ये दो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं मेन। और जो ये हमारी थ्रोम्बोलिटिक थी, इसको जब क्लॉट बन गया है, पेशेंट आया ही हार्ट अटैक के साथ में थ्रोम्बस लेकर के, तो क्या करेंगे हम भाई? थ्रोम्बस को वहां पे तोड़ेंगे। ठीक है, अब ये दो दवाइयां देने की क्यों जरूरत पड़ी? एक दवाई से क्या नहीं काम चल सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, जो क्लॉट बनता है कहीं पर, जैसे सबसे पहले कोई इंजरी होती है तो ब्लड के साथ में पहले क्या आते हैं? पहले प्लेटलेट आती हैं। ठीक है, कहीं पर इंजरी हुई तो वहां पर पहले प्लेटलेट आती हैं, प्लेटलेट पहले इकट्ठी होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट किसको बुलाती हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स को बुलाती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स इसके ऊपर से इकट्ठे होते हैं। जब प्लेटलेट इकट्ठी हो रही होती हैं तो
हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटी प्लेटलेट एजेंट दे रहे हैं, तो वो पहली बात तो प्लेटलेट इकट्ठी होने से रोकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्लेटलेट इकट्ठी होने से नहीं रुकी, मान लिया हमने प्लेटलेट इकट्ठी होने से नहीं रुकी, अब हम क्या करेंगे, अभी क्लॉटिंग फैक्टर तो बचे हैं, इसके बिना तो क्लॉटिंग अधूरी है अभी, तो क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेंट देते हैं। अब भाई एंटी प्लेटलेट दी थी वो, उन्होंने कहा नहीं हम तो भाई जमाएंगे खून, लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं, एंटी कोएगुलेंट दे रहे हैं। एंटी कोएगुलेंट क्या करेंगी, वो क्लॉटिंग फैक्टर को प्लेटलेट के पास आने से रोकेंगी। ठीक है, हम कहते हैं लगाओ दम प्लेटलेट से, तो प्लेटलेट अपनी दम लगाएंगी और हम इधर से एंटी कोएगुलेंट दे रहे हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर आएगा नहीं, तो फर्दर क्लॉटिंग नहीं होगी और वहां पर जो कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन रहा था, थ्रोम्बस बन रहा था, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स लाइक मॉर्फिन सल्फेट। अब कहो हम एनएसएड क्यों नहीं दे रहे, एनएसएड जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ दर्द को कम करती है, लेकिन जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है वो पेशेंट में O2 की डिमांड को भी घटाती है। अब आप सोचेंगे कि O2 की डिमांड को क्यों घटाना है, क्योंकि O2 की डिमांड वहां पर बढ़ी हुई है और O2 की सप्लाई कम है। ठीक है, O2 की सप्लाई क्यों कम है, क्योंकि बीच में तो भाई अवरोध पैदा है, बीच में एक थ्रोम्बस या फिर क्लॉट बना हुआ है, तो क्लॉट क्या है, वो ब्लड को नहीं जाने दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। लेकिन तुम वहां पे क्या कर रहे हो, जो हार्ट है उसकी ऑक्सीजन की डिमांड तो नहीं कम कर दोगे ऐसे नॉर्मली, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिमांड को कम करने के लिए हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देना पड़ेगा, जिससे पेशेंट को दर्द और O2 की डिमांड जो है उसमें दोनों में क्या मिले, आराम मिल सके, O2 की डिमांड उसकी वहां पे घटाई जाए, जिससे क्या हो, O2 की सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। उसके बाद है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स को हम हाइपोलिपिडेमिक्स कहते हैं, ऐसी दवाइयां जो क्या है, लिपिड के लेवल को कम करती हैं। अगर पेशेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ है, उसकी दिक्कत ही फैट है, तो क्या करना है, उसके फैट को कम करने के लिए हम वहां पे एटोरावास्टैटिन जैसी दवाइयों को एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा बेजोडाइलेटर। एक जोर लगाते हैं हम कि बेजल जो है कोरोनरी आर्टरी हो सकता है उसको हम डायलेट करके काम चला लें। फर्दर प्रिवेंशन के लिए अब यहाँ पे इसको ट्रीट एज ए ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, एज ए ट्रीटमेंट सिर्फ थ्रोम्बोलिटिक ही काम करती है। अगर थ्रोम्बोलिटिक नहीं मिली, केस सीरियस है, तो पेशेंट स्वर्ग सिधार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हम प्रिवेंशन के लिए सिर्फ ये दवाइयां जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं नीचे की वो दे रहे हैं। वैसोडाइलेटर्स जो बेजल्स को डायलेट करती हैं उनको हम वैसोडाइलेटर कहते हैं, लाइक नाइट्रोग्लिसरीन जैसी दवाइयों को वहां पर एडमिनिस्टर करेंगे हम। उसके बाद क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, जो हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करके क्या करती हैं, कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं, कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। और कार्डियक एक्टिविटी जब हार्ट फड़फड़ाना कम हो जाएगा तो क्या होगा, O2 की डिमांड भी वहां पे घट जाएगी, और O2 की सप्लाई तो पहले से ही कम है, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा, तो पेशेंट को वहां पे राहत मिलेगी और फर्दर हार्ट अटैक आने से या पेशेंट की डेथ से उसको हम बचा लेंगे, तो कहेंगे हम उसको मृत्यु के मुंह से हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो इसमें हमारी दवाइयां आती है एटेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। जो लॉल नाम की दवाइयां होती है जिनके पीछे लगा होता है लॉल, वो होती है भैया बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये हमारा था मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक होता है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन सी सर्जरी, कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें। पहला है हमारा पीटीसीए। पीटीसीए परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। ठीक है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, देखो तोड़ते हैं इनको, जितने भी वर्ड्स हैं इनको सबको तोड़ करके समझते हैं। परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस का मतलब क्यूटेनियस से एंट्री कर रहे हैं। क्यूटेनियस एंट्री, अब कहेंगे आप क्यूटेनियस एंट्री कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो इंसिजन साइट होती है, जब हम इसमें एक कैथेटर डालते हैं, कैथेटर डालने के लिए हम फीमोरल आर्टरी चूज करते हैं, वहां पर हम लगाते हैं एक इंसिजन। इंसिजन लगाते हैं तो कहीं न कहीं स्किन के नीचे से, क्यूटेनियस के ऊपर से हम आर्टरी चूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, परक्यूटेनियस। क्यूटेनियस लेयर, स्किन की क्यूटेनियस लेयर से हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम एंट्री कर रहे हैं, कहां, कोई भी आर्टरी, लाइक हमारी फीमोरल आर्टरी है, यहां पर हम फीमोरल आर्टरी को ले रहे हैं। ट्रांसल्यूमिनल, ट्रांस का मतलब अंदर, ल्यूमिनल का मतलब
ल्यूमेन से है। ल्यूमेन का मतलब किसी भी वेजल के इनर पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर वाला पार्ट है वो, तो हम कहेंगे उसको ट्रांसल्यूमिनल। अब एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है? एंजियो का मतलब पहले ही बताया था, कोई भी वेजल। क्या? एंजियो का मतलब कोई भी वेजल, और प्लास्टी का मतलब जहां पर भी प्लास्टी लगा दिखे उसका मतलब क्या होता है? रिपेयर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? परक्यूटेनियस साइट से ट्रांसल्यूमिनल आर्टरी के अंदर एंजियोप्लास्टी मतलब उस वेजल को क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, उसको रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड क्लोज्ड आर्टरीज। ऑब्स्ट्रक्टेड एंड क्लोज्ड आर्टरीज आर डायलेटेड विथ बलून। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? जो ऑब्स्ट्रक्टेड और कैसी थी? क्लोज्ड आर्टरी, जो बंद थी और जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन था, उनमें क्या करते हैं हम? आर डायलेटेड, उनको फैलाते हैं, डायलेट करते हैं, ठीक है। डायलेट करते हैं किससे? विद बलून कैथेटर। बलून कैथेटर किससे? हम कहां से एंट्री कर रहे थे, जहां से, वहां से बलून कैथेटर इंसर्ट कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया? बलून कैथेटर वहां पर डाला, किसमें? जो ऑब्स्ट्रक्टेड साइड थी, जहां पर क्या बना था? थ्रोम्बस बना था, जहां पर क्लॉट बना था, वहां पर हम पहुंचे। टू ओपन द वेसल ल्यूमेन, क्या किया वहां पे? इसको हमने क्यों डाला? बलून कैथेटर को क्यों डाला? जो ल्यूमेन है, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसका ल्यूमेन है, उसको क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। टू इंप्रूव आर्टीरियल ब्लड फ्लो। वहां पर क्या था? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मायोकार्डियम जो थी उसमें क्या नहीं हो रहा था? ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं रहा था। तो क्या करेंगे? उस फ्लो को, आर्टीरियल फ्लो को जो है उसको हम इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे? बलून कैथेटर इंट्रोड्यूस थ्रू राइट फीमोरल आर्टरी। क्या करेंगे? पहले ही बताया कि जो बलून कैथेटर है, जो कैथेटर डाल रहे हैं, उसको कहां से डाल रहे हैं? फीमोरल आर्टरी से डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द बलून। यहां पर क्या है? इसको क्या करेंगे? जो इसमें बलून लगा हुआ था उसको क्या करेंगे? इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेंगे। मतलब जो आर्टरी है, लाइक कोई आर्टरी है, उसमें हमने क्या किया? बलून फुला दिया, ठीक है। ये हमारा बलून है, इसमें क्या करेंगे? इस बलून को हम फुलाएंगे और फिर इसमें से मतलब इसकी हवा निकाल देंगे, तो क्या होगा? ये पिचक जाएगा। तो आर्टरी की जो वॉल्स हैं उन पे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से क्या है? जो हमारा थ्रोम्बस है या जो हमारा क्लॉट है वो क्या होगा? वो दब जाएगा। तो दबने से क्या होगा? जो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है वो क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हमने ये किया यहाँ पे। और फिर क्या है? यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी है, उसमें रिस्क होने की इंजरी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्रोसीजर करने से क्लॉट है वो परमानेंटली हटेगा, नहीं हटेगा, वो फिर से आ सकता है। इसीलिए वहां पे एक और सर्जरी करी जाती है। कौन सी करी जाती है? कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। स्टेंट क्या है? एक मटेरियलिस्टिक चीज है जो वेन को क्या कर रहा है? एक मजबूती देगा। जैसे ये हमारी वेजल है, ये हमारी वेजल है, इसमें क्या किया हमने? एक स्टेंट डाल दिया, ठीक है, पूरा एक ऐसे स्टेंट डाल दिया। एक मटेरियलिस्टिक चीज है स्टेंट, ठीक है। तो क्या किया इसने? ये क्या करेगा? जो ब्लड वेजल है उस दीवार को मजबूत करेगा, ठीक है, उस दीवार को क्या करेगा? मजबूत करेगा। लाइक जब हमारी शर्ट फट जाए या कुछ फट जाए तो उसमें क्या करते हैं हम? दूसरा कोई कपड़ा लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है? उसको मजबूती मिल जाती है और वो फिर फटता नहीं है इतनी जल्दी। तो क्या है? लीकेज से प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा? ये जो ब्लड वेजल है इसके रप्चर होने के चांसेस भी अब कम हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। इसमें था क्या? कोरोनरी आर्टरी स्टेंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ पीटीसीए टू एलिमिनेट द राइज ऑफ कोरोनरी वेजल क्लोजर एंड टू ओपन ब्लड वेजल फॉर लॉन्ग टाइम। क्या कर रहे हैं हम? जो कोरोनरी आर्टरी है उसको लॉन्ग टाइम के लिए डायलेट या फिर ओपन रखने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रोसीजर को हम कर रहे हैं, स्टेंट डाल रहे हैं। किसमें? कोरोनरी आर्टरी में। और ये जो प्रोसीजर होते हैं, जब कोई एक दो क्लॉट हो, मतलब किसी कम ब्रांचेस में जब क्या हो, वहां पे थ्रोम्बस या क्लॉट होता है, तब इन प्रोसीजर को करते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या होता है?
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, इसको हम कहते हैं CABG करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जान लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी में किया जा रहा है बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, एक बाईपास बना रहा है। जैसे हमारी कोई वेजल थी, जैसे हम ऐसा समझते हैं एक हमारी वेजल है, वो क्या है, वो यहां से ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, और इधर से इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है, इसमें कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक, ये हमारी ब्रांचेस हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर थ्रोम्बस बना हुआ है, तो इधर से ब्लड आना है, वो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो हमें फर्दर प्रिवेंट करने के लिए हमें बाईपास ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, CABG नाम की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं CABG, इसमें होता है ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी इज बाईपास विद द क्लाइंट ओन वेजल। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लाइंट की उसकी खुद की वेजल ली जाती है, उसमें उसका खुद का ग्राफ्ट लिया जाता है, उसमें हम चूज करते हैं ग्रेट सिफेनस वेन, ठीक है, कौन सी, ग्रेट सिफेनस वेन हम मेनली यूज करते हैं किसमें, CABG। ग्रेट सिफेनस वेन कहाँ होती है, ग्रेट सिफेनस वेन जो होती है वो लेग में पाई जाती है, मोटी होती है और लंबी होती है, उसको काट लिया जाता है, काट के उसको एज अ बाईपास यहाँ पर अब कहेंगे वेन, क्योंकि हमारी मजबूरी है यहाँ पर पेशेंट को बचाना है, तो यहाँ पर एक हमें पाइप की जरूरत पड़ रही है। पाइप मतलब पाइप के रूप में उस वेन को हम यूज कर रहे हैं। उसको क्या करते हैं, यहां पर से जो आर्टरी है, यहां पर से इसको जोड़ के ये जो क्लॉट बना है इससे हटा करके ऐसे करके इसको इधर से जोड़ देते हैं, ताकि जो खून है वो उसका फ्लो जो है वो इधर से ऐसे हो सके और पूरे हार्ट में वहां पर जा सके। तो ऐसे होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। इसमें अब क्या हो गया, अब इस क्लॉट से हमें कोई मतलब नहीं रहा, अब पेशेंट को हम बचा सकते हैं, फर्दर प्रिवेंशन कर सकते हैं उसका। तो ये हमारी हो गई CABG लाइक, जैसे कभी कभी शहर में भीड़ होती है तो साइड की सड़कों से निकलना, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दिक्कत है, तो हम साइड से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ पर उसका ब्लड का फ्लो जो है वो बाईपास कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर मरीज को बचा लेंगे। अब आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है, नर्सेस को करने होते हैं, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। देखते हैं, असेस द क्लाइंट्स वाइटल साइंस। पेशेंट के क्या करने हैं, वाइटल साइंस चेक करने हैं एट रेगुलर इंटरवल, बराबर पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करते रहना है। फिर है एडमिनिस्टर O2 एज प्रिस्क्राइब्ड। O2 मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, उस तरीके से उस हिसाब से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। फिर है असेस द कार्डियक मॉनिटर फॉर डिसएरिथमियास। क्या करना है, कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, उसमें बराबर पूरा डेटा चल रहा है, सब कुछ आ रहा है उसमें, तो उसको क्या करना है, हमें असेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट को डिसएरिथमिया हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, कैरिड आउट ECG एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। फ्रीक्वेंट इंटरवल पर 24 घंटे तक पेशेंट रिस्क पर रहता है, इसलिए पेशेंट में क्या करना है, वहां पर ECG रेगुलर इंटरवल पर करते रहना है, ठीक है। तो क्या है, फ्रीक्वेंट इंटरवल पर ECG करना है। अब ECG कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ECG में, और जल्दी होने वाला प्रोसीजर है, तुरंत हो जाएगा, तो इसी वजह से इसको बार बार कर रहे हैं पेशेंट के असेसमेंट के लिए। उसके बाद है प्रोवाइड रेस्ट टू डिक्रीज O2 डिमांड। पेशेंट को रेस्ट देनी है ताकि क्या हो, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो सके, क्योंकि सप्लाई तो वैसे भी कम है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच में एक मैचिंग बैठे, इस वजह से वहां पे हमें रेस्ट के लिए कहना है पेशेंट से, मतलब एक कंफर्ट पोजीशन में उसको ले जाना है। उसके बाद इन केस ऑफ सर्जरी, अगर सर्जरी हुई है, लाइक सर्जरी कौन कौन सी हुई थी, PTCA CABG जैसी सर्जरी हुई है, तो उनमें क्या करना है, हमें असेस फॉर ब्लीडिंग। क्या करना है, ब्लीडिंग को असेस करना है। लाइक आर्टरी में आपने इंसिजन लगाया है वहां पे, तो आर्टरी में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और
तो क्या होगा, वहां पर हो सकता है पेशेंट के ब्लीडिंग हो जाए वहां पर इंसिजनल साइट पर। तो इसीलिए ब्लीडिंग को भी परमानेंटली असेस करना है एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, उसके बाद क्या है, असेस द डिस्टल पल्सेस। क्या करना है, डिस्टल पल्स मतलब डिस्टल आर्टरी जो है उनको भी असेस करना है, क्योंकि आपने फ्यूमरल आर्टरी में इंसिजन लगाया है, हो सकता है आर्टेरियल सप्लाई आगे के लिए बंद हो गई हो, पता चले पेशेंट का पैर ही खराब हो जाए, तो इस वजह से भी वहां पर डिस्टल पल्स जो है, जो पेडल पल्स है उसको भी असेस करना है वहां पर। उसके बाद क्या है, एडवाइज्ड पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर पेशेंट जो है वो स्मोकिंग अल्कोहल जैसी चीजें करता है तो उसको कहना है कि आप ये ना करें, आपके लिए ये नुकसानदायक है। फिर क्या है, प्लेस क्लाइंट इन सेमी फाउलर्स पोजीशन। पेशेंट को क्या करना है, सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखना है टू इंक्रीज कंफर्ट एंड ऑक्सीजनेशन। पेशेंट को कंफर्ट मिले और मायोकार्डियम तक ऑक्सीजन पहुंचे अच्छी मात्रा में। फिर क्या है, सेमी फाउलर पोजीशन। अब आप कहेंगे सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है? सेमी फाउलर पोजीशन वो होती है जिसमें पेशेंट का हेड जो है वो क्या किया जाता है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री टू 45 डिग्री पे एलिवेट किया जाता है। मतलब जो हेड साइड है उसकी बैक से हेड तक उसको क्या किया जाता है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री एलिवेट करके रखा जाता है। ये हमें यहाँ पर देना जरूरी होता है क्योंकि उसको कंफर्ट और जो मायोकार्डियम तक ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ी बेटर हो सके, उसलिए भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं। और हम पॉइंट अगर बढ़ाना चाहें तो पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि उससे कहेंगे कि जो जंक फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, उनको भी अवॉइड करना है। तो ये हमारा हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। लास्ट है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। पहला है डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या है, कार्डियक आउटपुट घट गया है, डिक्रीज हो गया है रिलेटेड टू मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी घट गया। उसके लिए इंटरवेंशन क्या करेंगे हम, मेंटेनिंग बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, एलिवेटिंग हेड एट 30 डिग्री मतलब सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, और फिर मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करनी है और उसको रिकॉर्ड और मॉनिटर करना है। फिर है दूसरा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एन इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियल डिमांड। जो मायोकार्डियम की डिमांड है उससे रिलेटेड क्या है, मायोकार्डियल डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों के बीच में क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ है, पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है। कहां हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए इंटरवेंशन क्या करना है, असेस पेन लोकेशन, ड्यूरेशन, रेडिएशन। क्या करना है, पेन की लोकेशन कि दर्द कहां पर हो रहा है, कितनी देर तक हो रहा है और कहां तक रेडिएट कर रहा है, मतलब कहां से स्टार्ट होकर के कहां पर खत्म हो रहा है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज दैट प्रोवोक चेस्ट पेन, मतलब ऐसी उसकी जो हिस्ट्री है, पास्ट में उसको चेस्ट पेन रहा है तो ऐसी उसने क्या एक्टिविटी की है जिसकी वजह से चेस्ट पेन जो है वो प्रोवोक हुआ है। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्टर O2 इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन भी वहां पर हमें देनी पड़ेगी। और क्या दे सकते हैं वहां पर हम, मॉर्फिन सल्फेट, अगर प्रिस्क्राइब्ड है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो हम वहां पर मॉर्फिन सल्फेट भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में। फिर है एंजाइटी रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसको लग रहा है, क्या पढ़ा था, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हमने एक टर्म पढ़ी थी साइंस और सिम्टम्स में पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में, इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम क्या होता है, उसको लगता है कि अब प्राण निकल गए, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, तो उसको ऐसा लगता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसको लग रहा है कि ये लाइफ के लिए खतरा है, हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है यार, तो उस क्या होगा, उसको एंजाइटी लगेगी। उसके बाद क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू कंडक्शन प्रॉब्लम। कंडक्शन प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगा, एक्टिविटी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बीमार है, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा मायोकार्डियल इंफेक्शन था। मायोकार्डियल में एक नोट पॉइंट है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन या फिर हार्ट अटैक में जितना डैमेज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है।
जितना डैमेज हो गया है उतना डैमेज परमानेंट रहता है। अगर कभी भी ईसीजी करवाई जाएगी तो कार्डियोलॉजिस्ट बता देगा कि इसको पहले पास्ट में हार्ट अटैक आया है। तो इसी के साथ ये हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म हो गए हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन हमने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कंप्लीट कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।